भव्यात्माओं, हम अवधि ज्ञान मार्गणा में गोवंशा जीवकांड के अंतर्गत कांडक का प्रकरण देख रहे हैं। कांडक क्या है? कांडक, अब तो मुझे लगता है द्रव्य क्षेत्र काल भाव जगन्य, और ये सारा प्रकरण अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं सिर्फ देशावधि की कर रहे हैं, ये समझ लेना। हम देशावधि की चर्चा अब यहां से आगे कर रहे हैं, परमावधि का ज्ञान आगे आएगा क्योंकि अब हम डिटेल्स में जा रहे हैं। देशावधि में जगन्य द्रव्य, क्षेत्र और काल, इन तीन की चर्चा हो चुकी है। भाव का प्रमाण आगे आएगा। द्रव्य में मध्यम योग से अर्जित विसरसोपचय सहित औदारिक शरीर की जो वर्गणा है, औदारिक शरीर की जो वर्गणाएं होती है, उनको लोक से भाजित करने के बाद जो संख्या आती है, उतनी संख्या का परमाणुओं का जो द्रव्य है, उतना द्रव्य जगन्य देशावधि के ज्ञान धारक देख सकते हैं, जान सकते हैं। उसी के साथ साथ में यहां पर सिर्फ देखना नहीं, जानना भी है, क्योंकि उनके गुणों को जब जानेंगे तो वो भाव में आ जाएगा। जब उनको साक्षात देख करके ये द्रव्य है, रूपी द्रव्य है, ये जानेंगे, ये भी उनके ज्ञान में आ जाएगा, क्योंकि देखना अवधि दर्शन से होगा और जानना अवधि ज्ञान से होगा। क्षेत्र की अपेक्षा से जब विचार करते हैं तो जगन्य देशावधि में घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, यहां पर घनांगुल कौन सा है? उत्सदांगुल है। ये उत्सदांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण, और असंख्यात कौन सा है? पल्ले का असंख्यात भाग है। इतने प्रमाण, और इतने प्रमाण की तुलना किसके साथ की गई है? तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्तक जीव जो अपने उत्पत्ति के जन्म के तीसरे समय में विराजमान होता है, उसकी जो अवगाहना होती है, उस अवगाहना के प्रमाण ये जगन्य देशावधि जानता है। काल आवनी के असंख्यात विभाग प्रमाण जगन्य देशावधि ध्यान जानता है। इसके बाद में असंख्यात लोक प्रमाण देशावधि के विकल्प होते हैं। ये असंख्यात लोक प्रमाण मुख्यतः से द्रव्य की अपेक्षा से है। द्रव्य की अपेक्षा से असंख्यात लोक प्रमाण जब होते हैं तो उसमें एक द्रव्य विकल्प से दूसरा द्रव्य विकल्प पाने के लिए पहले द्रव्य विकल्प को ध्रुवहार से भाजित करना आवश्यक है। और ये ध्रुवहार चार तरीके से मिलता है। एक, सिद्ध राशि का अनंतवा भाग, या अभव्य राशि का अनंत गुना, या मनोवर्गणा के जितने विकल्प है, जितने भेद है, उनका अनंतवा भाग, या कार्बन वर्गणा के गुणकार का अनंतवा भाग। ऐसे सूक्ष्मूल के असंख्यात विभाग प्रमाण अर्थात असंख्यात द्रव्य विकल्प होने के बाद, द्रव्य विकल्प बीतने के बाद फिर क्षेत्र विकल्प में एक प्रदेश की वृद्धि होती है। तो असंख्यात द्रव्य विकल्प जाने के बाद क्षेत्र विकल्प में एक एक प्रदेश की वृद्धि होती जाती है। अब काल की जब हम चर्चा करेंगे तो क्षेत्र में ध्रुव वृद्धि और अध्रुव वृद्धि होने पर काल में एक समय की वृद्धि होती है। ध्रुव वृद्धि किसे कहा है? क्षेत्र में नियत क्षेत्र की वृद्धि होने पर जो वृद्धि होती है वो ध्रुव वृद्धि है, और अनियत क्षेत्र की जो वृद्धि होती है, अनियत प्रदेशों की संख्या की अपेक्षा से जो वृद्धि होती है, विकल्प होते हैं, उसके बाद फिर काल में वृद्धि होती है, वो कहलाती है अध्रुव वृद्धि। ऐसी पहले कांडक में असंख्यात बार ध्रुव वृद्धि होती है, असंख्यात बार अध्रुव वृद्धि होती है। तो क्षेत्र में घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण जब बदलाव होते हैं तब जाकर के काल में एक समय की वृद्धि होती है। ये यहां पर हमको समझना है, ध्रुव और अध्रुव वृद्धि के बाद। इन सब चीजों में अभी हमने कांडक शब्द लगाया। ये अब तक तो बातें चली गई थी कांडक शब्द। बहुत सारे लोगों को कांडक समझ में नहीं आया है कि आपने पहले से असंख्यात लोक प्रमाण भेद किए, फिर ये कांडक 19 क्या है ये चीज। तो इसको समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति को इंजीनियर बनना है तो क्या वो माँ के कोख में से जब आता है, पहला हैप्पी बर्थडे होता है, तब वो इंजीनियर माना जाता है क्या? नहीं। तो उसको एक कुछ, आज तो वैसे देखा जाए तो 4 वर्ष की अवधि है, कई 2 वर्ष की, 3 वर्ष की अवधि होती है। किंतु हम लोग अगर मान लीजिए नर्सरी ग्रुप से शुरू करते हैं, फिर नर्सरी ग्रुप में 1 या 2 वर्ष बच्चा जाता है, नर्सरी का ग्रुप या प्री नर्सरी का ग्रुप, तो प्री नर्सरी और नर्सरी करके एक समूह कर देते हैं। उसके बाद में बच्चा किंडरगार्टन में जाता है, जहां पर जूनियर किंडरगार्टन, जूनियर केजी कहलाती है, या फिर सीनियर केजी कहलाती है। इसके अपने कुछ वर्ष होते हैं। तो ये एक समूह होता है, मतलब नर्सरी का एक समूह होता है, उसके बाद में किंडरगार्टन का एक समूह होता है। अब किंडरगार्टन के समूह के बाद में प्राइमरी स्कूल, जो पहली कक्षा से लेकर के चौथी कक्षा तक माना जाता था, अब तो
बदलाव आने वाले हैं आगे, बट अभी तो हम पुराने के हिसाब से चलते हैं। पहली कक्षा से चौथी कक्षा तक, मतलब 4 वर्ष तक बच्चे को प्राइमरी स्कूल में, तो प्राइमरी स्कूल का जो समूह है उसके अंदर एक एक वर्ष के 4 वर्ष है या 4 कक्षाएं हैं। उसके पश्चात माध्यमिक विभाग आता है। तो माध्यमिक माध्यमिक जो सेकेंडरी स्कूल जो कहा जाता है, उसमें 5वीं से लेकर के 10वीं तक की कक्षाएं होती है। तो 6 वर्ष बच्चा वहां पर पढ़ता है। तो उस समूह में तो माध्यमिक स्कूल का भी एक समूह कहा जाएगा। यहां पर समूह मतलब कांडक, नर्सरी का एक कांडक हुआ, किंडरगार्टन का एक कांडक हुआ, प्राइमरी का कांडक हुआ और सेकेंडरी का कांडक हुआ। अब इसके आगे हायर सेकेंडरी, 11th और 12th, 11वीं 12वीं, इनका एक कांडक ले लीजिएगा। इसके पश्चात फिर बच्चा इंजीनियरिंग को, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की कॉलेज के लिए चला जाता है यूनिवर्सिटी के अंडर। वहां पर वो 4 वर्ष की कक्षा करता है। तो वो 4 वर्ष की जो बैचलर की जो डिग्री है उसको पाने के लिए उसको एक कांडक वहां पर ले लीजिएगा। इसके पश्चात वो मास्टर्स करता है। मास्टर्स करने के लिए कहीं 2 साल है, कहीं 3 साल है, तो वो एक मास्टर्स करने का एक कांडक हो गया। और उसके पश्चात अगर वो पीएचडी आदि करना चाहता है तो पीएचडी का एक कांडक हो जाएगा। तो इतना सब कुछ होने के बाद जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक वो इंजीनियरिंग की जो शिक्षा है वो पाएगा, इंजीनियरिंग का ज्ञान पाएगा। बातें समझ में आ गई? तो यहां पर अगर इंजीनियरिंग के नर्सरी से लेकर के पीएचडी तक के कांडक गिनेंगे तो कितने हो गए? नर्सरी का एक कांडक, किंडरगार्टन का कांडक, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और इंजीनियरिंग, मास्टर्स, और फिर 8वां कांडक हो जाएगा पीएचडी का। तो ये 8 समूह हो जाएंगे, हाँ या ना? बातें समझ में आ गई? तो ऐसे ही अब, और 8 कांडक में देखेंगे तो कहीं पर 2 वर्ष है, कहीं पर 4 वर्ष है, तो समान तो कहीं पर भी नहीं है। ऐसे भी इन कांडकों में जो 19 कांडक देशावधि के कहे गए हैं, और 19 कांडक देशावधि के हैं, और ये जो 19 समूह है उनके भी अंदर के जो विकल्प है वो समान नहीं है। वो कितने हैं इनकी चर्चा आचार्य भगवान आगे स्वयं करेंगे। तो यहां पर हमें क्या समझ में आता है? एक तो 19 समूह किए गए देशावधि के विकल्प के भेदों के, और उसमें अलग अलग विकल्प उसमें आ सकते हैं। ठीक है। अब और एक बात, जब हम कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल का कांडक खत्म हुआ और सेकेंडरी स्कूल का कांडक चालू हुआ, तो क्या होता है? प्राइमरी का कांडक देखेंगे तो पहली कक्षा से लेकर के चौथी कक्षा तक है। मतलब कहां से कहां तक, यह बात हमें कांडक में समझ में आनी चाहिए, हाँ या ना? मतलब कांडक क्या है? एक रेंज है, और जहां पर पहली रेंज खत्म होती है उसके बाद दूसरी रेंज चालू होती है। मतलब पहली का जो उत्कृष्ट है वो दूसरी का बेस है। पहली का जो उत्कृष्ट है वो दूसरी का बेस है। वैसे ही कांडक में यहां पर भी होगा। ठीक है। अब कांडक में एक विशेष फर्क होता है। क्या फर्क होता है? अगर मान लो 10 विकल्प है पहले कांडक में, द्रव्य के 10 विकल्प है, तो क्षेत्र के 10 विकल्प तो नहीं होंगे, कम होंगे, और काल के उससे भी कम होंगे। भाव के 10 होंगे, क्योंकि जितने द्रव्य के विकल्प होते हैं उतने ही भाव के विकल्प होते हैं। मोटा मोटी में हमने इसको समझ लिया था, आचार्य भगवान ने बताया था पिछली बार। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि द्रव्य विकल्प जो होते जा रहे हैं वो द्रव्य विकल्प मान लो 100 नंबर का, या अभी तो हमने उदाहरण 10 का लिया था, 10 विकल्प अगर पहले कांडक में द्रव्य के पूर्ण हुए हैं तो 11वां विकल्प दूसरे कांडक का जघन्य हो जाएगा। तो 11वां कांडक, दूसरे कांडक में 11वां विकल्प हो जाएगा। और 10वें विकल्प से 11वां विकल्प कैसे मिलेगा? ध्रुवहार से भाजित करने के बाद मिलेगा। मतलब द्रव्य की अपेक्षा पहले कांडक का उत्कृष्ट और दूसरे कांडक का जघन्य, इनमें फर्क होगा, आया ना? जैसे यहां पर चौथी कक्षा में प्राइमरी पूर्ण हो गई और 5वीं कक्षा से शुरुआत हो गई, तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? एक चौथी कक्षा में खत्म हो गया, दूसरा 5वीं से शुरुआत हो गया। भले क्रम से है किंतु चौथी कक्षा और 5वीं कक्षा दोनों में फर्क है कि नहीं है? पहले का उत्कृष्ट और दूसरे का जो जघन्य है दोनों समान नहीं है। बात सही समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वैसे ही द्रव्य में भी होगा। द्रव्य में 10 विकल्प मान लो पहले कांडक में पूरे हो गए, तो दूसरे कांडक में कौन सा विकल्प आएगा? 11वां विकल्प आएगा। और 10वें विकल्प का द्रव्य और 11वें विकल्प का द्रव्य समान होगा क्या?
नहीं होगा, क्योंकि 10वें से अनंत गुना सूक्ष्म 11वें का होगा। मतलब द्रव्य की अपेक्षा जब विचार करते हैं तो पहले कांडक का उत्कृष्ट और दूसरे कांडक का जघन्य, ये दोनों में अंतर है द्रव्य की अपेक्षा। ऐसा ही भाव की अपेक्षा भी होगा, क्योंकि भाव में भी प्रति विकल्प में बदलाव हो रहा है। क्लियर है? ये बात गले उतर गई कि नहीं उतर गई? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्षेत्र और काल में अलग होता है। पहला कांडक चौथी कक्षा तक पूर्ण हुआ। रेखा दीदी, और दूसरा कांडक 5वीं कक्षा से चालू हो गया। तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? भले क्रम से है, पर दोनों के ज्ञान में फर्क है कि नहीं है? चौथी का ज्ञान और 5वीं का ज्ञान फर्क है कि नहीं है? फर्क है। वैसे ही द्रव्य विकल्प पहले कांडक में 10 है, तो 10वां जो हो जाएगा, 10वां विकल्प जो होगा, और दूसरे कांडक का जघन्य 11वां विकल्प होगा। तो 11वें विकल्प में और 10वें विकल्प में फर्क होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? ध्रुव आर का मतलब अनंत गुना सूक्ष्म हो जाएगा। अब क्षेत्र की चर्चा करते हैं। अब क्षेत्र की चर्चा करते हैं। जैसे 10वें कांडक में पहले कांडक का 10वां विकल्प जो था, वो 10वें विकल्प के साथ में जो क्षेत्र बना हुआ था, मतलब पहले कांडक का जो उत्कृष्ट क्षेत्र बना हुआ है, वो उत्कृष्ट क्षेत्र या जो भी उसकी मर्यादा है, वो कब जाकर के बदलेगी? कब जाकर के बदलेगी? जब द्रव्य में सूच्यंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण बदल होगा, तब जाकर के क्षेत्र बदलेगा। हाँ या ना? मतलब 10वें विकल्प का अकेला 11वां विकल्प होने पर क्या क्षेत्र में वृद्धि होगी? बस एक विकल्प बदलने में क्षेत्र की वृद्धि होगी? नहीं होगी, क्योंकि असंख्यात द्रव्य विकल्प जब तक नहीं जाते हैं तब तक क्षेत्र में वृद्धि नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हो गया कि क्षेत्र की अपेक्षा जब देखते हैं तो पहले कांडक का उत्कृष्ट और दूसरे कांडक का जघन्य ये समान हो सकता है, रादर समान ही होगा। वो कब बदलेगा? जब द्रव्य विकल्प असंख्यात बदलेंगे, तब जाकर के एक प्रदेश की वृद्धि होगी। हाँ या ना? ये बात समझ में हो गई क्या? ये थोड़ा गले उतरना चाहिए। द्रव्य में अलग हो रहा है, क्षेत्र में अलग हो रहा है। चार्ट देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, बट अगर समझ में नहीं आए तो हैंड रेज करना। हाँ अंजलि दीदी। सॉरी सर, मी उठल्यामुळे मला नाही समजलं, थोडं समजलं गेलं माझं कांडक। देखो चलो कोई बात नहीं है, आपको द्रव्य विकल्प की तो समझ में आ गई बात? हाँ, तिथपर्यंत समजलं। द्रव्य विकल्प में क्योंकि एक विकल्प भी बदला तो भी ज्ञान बदलने वाला है, ज्ञान बदलेगा। पर क्षेत्र की मर्यादा तो नहीं बदलती इतना जल्दी। क्यों? क्योंकि असंख्यात द्रव्य विकल्प जब तक नहीं जाएंगे तब तक क्षेत्र नहीं बदलेगा। मतलब मान लो पहले कांडक के अंत में, पहले कांडक के अंत में द्रव्य विकल्प के द्वारा मैं जितना जान रहा हूं, वो अगले कांडक के जघन्य में जब जाएंगे तब एक ही विकल्प बदल गया। बिल्कुल। तो द्रव्य में क्या एक विकल्प बदलने से क्षेत्र में बदलाव होगा? क्षेत्र बदल गए, नहीं होगा, बदलेगा। ज्ञात जब तक नहीं बदलते हैं तब तक क्षेत्र में बदलाव नहीं होगा। मतलब पहले कांडक का उत्कृष्ट और अगले कांडक का जघन्य समान हो सकता है। अच्छा, क्षेत्र समान हो सकता है, यही बात काल में है। काल तो और स्लो है, और सूक्ष्म काल तो और भी स्लो है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब जिनके जिनके समझ में नहीं आया वो पूछे। चलिए विजयलक्ष्मी दीदी। ये द्रव्य में समझो पहले कांड का उत्कृष्ट और दूसरे कांड का जघन्य अलग अलग रहता है, करेक्ट? एक मिनट दीदी। हाँ विजयलक्ष्मी दीदी। पहले कांडक का उत्कृष्ट और दूसरे कांडक का जघन्य द्रव्य में अलग अलग रहता है, बदलाव होगा। करेक्ट? हाँ। और क्षेत्र में कैसा रहता है? पहले कांडक का उत्कृष्ट और दूसरे कांडक का जघन्य सेम रह सकता है। सेम रहेगा, क्योंकि जब तक द्रव्य में असंख्यात बदलाव नहीं होगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ पहले का उत्कृष्ट और अगले का जघन्य में सिर्फ द्रव्य में एक ही विकल्प का बदलाव हो गया। तो एक विकल्प बदलने से क्षेत्र बदलने वाला नहीं है।
क्षेत्र और काल में सेम रहता है और भाव में फिर बदलता है, करेक्ट? हाँ, तो इस प्रकार भाव और द्रव्य दोनों साथ में बदलते जाएंगे, क्षेत्र और काल धीरे धीरे बदलेंगे। तो ये एक बता रहे हैं कि इस प्रकार से असंख्यात द्रव्य विकल्प जब बदलेंगे तब जाकर के ये क्षेत्र और काल में बदलाव होता है। तो तो कांडक अपन क्षेत्र और काल में अब कांडक में डिफरेंस पकड़ना है तो फर्स्ट कांडक और 19th कांडक में डिफरेंस होगा, ऐसा बहुत लंबा पकड़ना है, ऐसा पकड़ना है। देखो, कौन से पहले से दूसरे कांडक में कितना बदलाव हुआ और 14वें से 15वें में कितना बदलाव हुआ, ये तो बिल्कुल वेरिएबल है, ये तो बिल्कुल अलग अलग है। पहले कांडक में जितना बदलाव है दूसरे कांडक में कितना बदलाव है, ऐसा कोई संबंध उसके साथ में नहीं है। बस इन्होंने इसके साथ साथ में एक, क्योंकि देखिए दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में जितना ज्ञान बढ़ गया, क्या उतना ही ज्ञान 8वीं कक्षा से 9वीं कक्षा में बढ़ गया? नहीं, ज्यादा बढ़ता है। ज्ञान इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में हो गया, क्योंकि दिखने के लिए सिर्फ एक एक बरस है, किंतु ज्ञान कितना बढ़ रहा है, ज्ञान बहुत बढ़ रहा है। तो यहां पर भी कांडक में अलग अलग तरीके से बढ़ सकता है, इतना ही ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, चलिए अर्चना दीदी। वंदना भैया जी। हम्म, भैया जी, द्रव्य वाला तो समझ में आ गया। क्षेत्र वाले में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जब तक असंख्यात द्रव्य विकल्प नहीं बदलेगा, जब तक क्षेत्र का एक प्रदेश नहीं बदलेगा, ठीक। लेकिन एक समय बाद जब एक बार असंख्यात बदल गया हम्म, तो जो पहले वाला उत्कृष्ट 10 था मान लीजिए, हम्म, तो इसका जघन्य तो वो 11 में चला जाएगा, तब तो अंतर आ जाएगा ना। तब अंतर आएगा, क्योंकि 10 प्रदेश का 11 प्रदेश हो जाएगा, बट तब तक इसके बहुत सारे विकल्प आगे चले गए हैं, हाँ, है ना? तो एक समय मतलब ऐसा हर समय अपन नहीं बोल सकते कि वो उसका उत्कृष्ट और इसका जघन्य बराबर रहेगा। एक उसका बार नहीं नहीं, जगन्य तो होगा, क्योंकि दूसरा कांडक तो शुरू हो चुका है क्षेत्र की अपेक्षा। आगे चार्ट जब आएगा तो और क्लियर होगा। देखिए चलो एक बार मैं आपको चार्ट दिखा देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा। गाथा क्रमांक 404 को ले लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से शायद इजी हो जाएगा समझने के लिए। चलिए, गाथा क्रमांक 404 आपके सामने आ रही है। देशावधि के कुल 19 कांडक में से प्रथम 3 कांडक की चर्चा आचार्य भगवान गाथा क्रमांक 404 में कर रहे हैं। अंगुल मावली आए भागम संखेज्जो विसंखेज्जो अंगुल मावली अंतो आवलियम चांगुल पूद्धतम। वो कह रहे कि प्रथम कांडक के जगन्य क्षेत्र घनांगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। देखो द्रव्य और भाव, नीचे चार्ट देख लेना, नीचे चार्ट में कांडक के अंतर्गत द्रव्य और भाव के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि वो तो मालूम है कि प्रत्येक विकल्प में बदलाव होते ही जाएगा, प्रत्येक विकल्प में बदलाव होते ही जाएगा। क्योंकि क्षेत्र और काल में ऐसा बदलाव नहीं होता है, इसीलिए यहां पर जो उत्कृष्ट हो रहा है उस कांडक का जो उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल होगा, इसी की चर्चा आचार्य भगवान कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? प्रत्येक कांडक में चूंकि अलग अलग देशावधि के विकल्प होंगे द्रव्य और भाव की अपेक्षा से, और उन विकल्प की अपेक्षा से वो द्रव्य देखा जाएगा, किंतु उस कांडक में क्षेत्र और काल की अपेक्षा से उत्कृष्ट कितना होगा ये यहां पर बता रहे हैं। तो कहते हैं कि प्रथम कांडक में जगन्य क्षेत्र घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण था, तो प्रथम कांडक में क्षेत्र कितना लिखा है, देखो घनांगुल के असंख्यात विभाग प्रमाण। यहां से असंख्यात द्रव्य के विकल्प जाने के बाद, असंख्यात द्रव्य के विकल्प जाने के बाद असंख्यात कौन सा है, सूच्यांगुल का असंख्यात भाग। उतने विकल्प जाने के बाद एक एक प्रदेश की वृद्धि, एक एक प्रदेश की वृद्धि, एक एक प्रदेश की वृद्धि, एक एक प्रदेश की वृद्धि करते 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 पहले कांडक के अंत में क्षेत्र का कितना प्रमाण हो जाएगा, तो घनांगुल का संख्यात्वा भाग। घनांगुल के असंख्यात भाग से घनांगुल के संख्यात भाग तक आ जाएगा। घनांगुल का संख्यात भाग मोटा होता है कि कम होता है असंख्यात से? भाजित करने वाली संख्या छोटी हो गई, असंख्यात से संख्यात हो गई, तो आने वाला लब्ध बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो जाएगा मतलब क्षेत्र बढ़ रहा है, एक एक प्रदेश का क्षेत्र बढ़ रहा है। तो एक एक प्रदेश से बढ़ते 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 कितना बढ़ा, तो पहले कांडक के अंत में घनांगुल के संख्यात भाग प्रमाण हो गया।
वैसे ही काल, काल जगन्य कितना था प्रथम कांडक में, देशावधि का जगन्य काल कितना था, आवली का असंख्यातवा भाग। और वो फिर ध्रुव वृद्धि अध्रुव वृद्धि क्षेत्र में करते करते एक एक समय से बढ़ते 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 प्रथम कांड के अंत में आवली का संख्यातवा भाग इतना तक जानेंगे। ठीक है, मतलब जो पहले कांड के अंत में जो अवधि ज्ञानी होंगे वो कितने क्षेत्र तक का जानेंगे, घनांगुल के संख्यातवें भाग प्रमाण तक का जानेंगे। और काल कितना जानेंगे, आवली के संख्यातवें भाग प्रमाण जानेंगे। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक सूक्ष्म याद दिला रहा हूं। क्या, जगन्य देशावधि का जब हमने क्षेत्र देखा था वो उच्छेदांगुल का असंख्यातवा भाग था। उच्छेदांगुल का जो घनांगुल बन गया था उसका असंख्यातवा भाग था। और जब हम अभी घनांगुल का संख्यातवा भाग कह रहे हैं प्रथम कांडक के अंत में, वो किसकी अपेक्षा से होगा, वो प्रमाणांगुल की अपेक्षा से होगा, 500 गुना बड़ा होगा। ये बात समझ में आ गई? नहीं, क्योंकि उपयोग नहीं लग रहा है। उपयोग लगाओ। घनांगुल का असंख्यातवा भाग, देशावधि का जगन्य क्षेत्र को याद करो, उच्छेदांगुल बाय संख्यात गुना उच्छेदांगुल बाय असंख्यात गुना उच्छेदांगुल बाय असंख्यात। ये हमने पढ़ा था, याद आ रहा है क्या? एक बार बोलो हाँ। आ गया। अब वो उच्छेदांगुल से बना हुआ था, पहला विकल्प था इसलिए, और वहां से आगे वाले सब विकल्पों में घनांगुल का असंख्यातवा भाग, घनांगुल का असंख्यातवा भाग, घनांगुल का असंख्यातवा भाग जब बदलता है तब जाकर के एक एक समय बदल रहा है। किंतु क्षेत्र की अपेक्षा से जब आप घनांगुल का संख्यातवा भाग उत्कृष्ट मानते हो तब वो घनांगुल कौन सा लेना है, प्रमाणांगुल का घनांगुल लेना है। मतलब प्रमाणांगुल डिवाइडेड बाय संख्यात इंटू प्रमाणांगुल डिवाइडेड बाय संख्यात इंटू प्रमाणांगुल डिवाइडेड बाय संख्यात। हाँ या ना, ये हमने पहले बताया था या नहीं? गुड, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए पहले कांडक के सामने कहा गया हमारे अर्चना दीदी, अर्चना दीदी क्लियर हो रहा है क्या? अनम्यूट कर रहा हूं। अब देखो पहले कांडक का क्षेत्र कहां से कहां तक रेंज बन गई, घनांगुल के असंख्यात से घनांगुल के संख्यात, और काल में आवधि का संख्यात से आवधि का संख्यात। ठीक है, अब द्वितीय कांडक को देखो। द्वितीय कांडक में भी द्रव्य के और भाव के असंख्यात 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 बनेंगे, किंतु द्वितीय कांडक की शुरुआत क्षेत्र की कहां से होगी, हो संख्यात से हो सकती है। तो क्योंकि पहले वाला जो घनांगुल का संख्यात बन गया है वो कब बदलेगा, जब द्रव्य में असंख्यात वार विकल्प चेंज होंगे तब बदलेगा। इमीडिएट अगले में तो नहीं बदलेगा ना, तो दूसरे कांडक के सबसे पहला विकल्प जो है उसमें बदलेगा, ये जरूरी नहीं है। तो इसीलिए हम यहां पर ले रहे हैं कि घनांगुल के संख्यात से शुरुआत होगी दूसरे कांडक की। जो पहले कांडक का उत्कृष्ट था वही दूसरे कांडक में जगन्य में ले गया, और वहां से लेकर के कहां तक, एक एक क्षेत्र एक एक क्षेत्र एक एक क्षेत्र एक एक क्षेत्र बढ़ते 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 एक एक प्रदेश बढ़ते 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 कितना हो जाएगा, दूसरे कांडक के अंत में जो अवधि ज्ञानी होंगे वो घनांगुल तक का जानेंगे। अब ये घनांगुल कितना बड़ा है, प्रमाणांगुल गुना प्रमाणांगुल गुना प्रमाणांगुल, और प्रमाणांगुल कितना बड़ा होता है, तो 375 इंच का होता है। 375 इंच, पौने इंच को 500 से गुना करो। हाँ जी जी। 3/4 इंच का तो उच्छेदांगुल होता है, उसके 500 गुना बड़ा प्रमाणांगुल, तो प्रमाणांगुल कितना होगा, 375 इंच। तो 375 इंच डिवाइडेड बाय संख्यात, ये वहां से शुरुआत हुआ दूसरे कांडक। और दूसरे कांडक का उत्कृष्ट भेद जो है वो कौन कितना जानेंगे, 375 इंच तक जानेंगे। घनांगुल इंच, घनांगुल मतलब 375 इंच, इतने जहां पर वो खड़े हैं वहां से 375 इंच तक जानेंगे। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया ये। और दूसरे के कांडक में काल कितना जानेंगे, आवली के संख्यात विभाग से लेकर के एक एक समय बढ़ते बढ़ते कुछ कम आवली,
कुछ कम एक आवली से भी कम है, कुछ कम आवली, इसका अर्थ क्या होता है? एक आवली को भी कम। अब आवली कितनी होती है? ये चुटकी बजाते हैं ना, चुटकी, तो चुटकी की आवाज जितने समय में आ रही है उसमें भी संख्यात आवली हो जाती है। तो एक आवली निकालो कितना समय है, और उससे भी कम समय, इतना ही समय का जानते हैं दूसरे कांडक वाले। तो यहां के अवधि ज्ञानी कुछ ज्यादा जान रहे हैं क्या? क्षेत्र और काल की अपेक्षा ज्यादा नहीं जान रहे। अब आगे चलो तीसरे कांडक में। तीसरे कांडक में घनांगुल से लेकर के पृथक्त्व घनांगुल तक जानते हैं। पृथक्त्व घनांगुल का अर्थ क्या लगाना है? 3 अंगुल से लेकर 9 अंगुल से कम, 3 अंगुल से ज्यादा, 9 अंगुल से कम, 3 घनांगुल से ज्यादा, 9 घनांगुल से कम। क्लियर? अरे किधर तो हाँ बोलो, इसको तो बोलो, उसको तो बोलो, कुछ तो हाँ बोलो। ये बात ऐसी आ गई ना कि आपने हमें कुछ मटेरियल मांगा, हमने आपको मटेरियल दे दिया और पूछा भैया मिला क्या? आप हाँ भी नहीं बोल रहे, ना भी बोल रहे। हमारे यहां से तो मटेरियल निकल गया और आप बोल रहे कि अभी तक रिसीव हुआ भी नहीं और नहीं भी नहीं। कुछ तो बोलो। अगर आपको मटेरियल नहीं मिला है तो हम खोज करेंगे कहाँ बीच में अटक गया, अगर मिल गया है तो फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जो गाथा है उसको अभी पढ़ते हैं, टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं। दूसरे कांडक में क्षेत्र घनांगुल प्रमाण और काल कुछ कम एक आवली प्रमाण है। तीसरे कांडक में क्षेत्र घनांगुल पृथक्त्व और काल आवली पृथक्त्व प्रमाण है। यह उत्कृष्ट के भेद इन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए तो तीसरा वाला जो कांडक है, तीसरे कांडक के अंत में एक आवली काल प्रमाण जानते हैं। कितना जानते हैं? एक आवली काल प्रमाण। यहां तक की बातें क्लियर है? चलिए अब चलते आगे अग्नि गाथा की तरफ, जहां पर अगले 4 कांडक की चर्चा हो रही है। गाथा क्रमांक 405। आवलीय पुधत्तम घनहत्तो तह गाउ मुहुत्तंतो जोयन भिन्न मुहुत्तम दिवसंतो पन्नवी संतु। यहां पर 4 कांडक की चर्चा कर रहे हैं। प्रत्येक का उत्कृष्ट क्या क्या होगा ये बता रहे हैं। देखिए कितना है? आवलीय पुद्धत्तम। आवलीय पुद्धत्तम मतलब काल के बारे में पहले कह रहे हैं। कितना है? चौथे कांडक का आवलीय पुद्धत्तम पृथक्त्व आवली। तो आवली से शुरुआत होकर के पृथक्त्व आवली तक जाएंगे, मतलब 3 आवली से लेकर से ज्यादा और 9 आवली से कम, इतना प्रमाण तक जानेंगे चौथे कांडक में। और घनहत्तो, घनहत्तो मतलब 1 हाथ घन प्रमाण, मतलब 1 हाथ लंबाई, 1 हाथ चौड़ाई, 1 हाथ मोटाई, इतने क्षेत्र को जानते हैं। 1 हाथ जानते हो? देखो पहले तो कितना जान रहे थे? अंगुल जान रहे थे, अब 1 हाथ जान रहे हैं। तो अंगुल से हाथ कितना बड़ा है? अंगुल से हाथ कितना बड़ा है? हाँ चल दीदी, अंगुल से हाथ कितना बड़ा है? अरे आपने हाथ उठाया था इसलिए हमने सोचा। चलो कुसुम दीदी कलकत्ता बताइए। वो धनुष आ जाएगा। एक 4 हाथ का एक धनुष होता है, तो 1 हाथ तक 2 विलस हो जाएगा। हाँ, आपने ऊपर वाला बता दिया, 4 हाथ का एक धनुष तो बता दिया। आपने क्या पूछा? विलस्त का मतलब 2 वीत का 1 हाथ बता दिया। हमें अंगुल से चाहिए। आप सही बता रहे हैं। 1 पाद होगा, 6 अंगुल का 1 पाद होता है। 6 अंगुल का 1 पाद होता है, ये भी आपने सही कहा। 6 अंगुल से 2 पाद होगा। 6 अंगुल से 2 पाद होते हैं। हाँ ठीक। थोड़ा सा करेक्ट करो, आप सही जा रहे हो कुसुम दीदी, थोड़ा सा वो कर कर दीदी। 6 अंगुल का 1 पाद, फिर 2 पाद, ऐसा होता है ना, याद ऐसे ही। आप सही। 1 विलस, फिर 2 विलस, फिर 1 हाथ। चलिए अब आप सुनीता दीदी बोल रही है, बोलिए। हाँ क्या? 6 अंगुल का 1 पाद, 2 पाद के 1 बिलस, 2 बिलस का 1 हाथ। बहुत बढ़िया। 6 अंगुल का 1 पाद, 2 पाद का 1 विलस्त, मतलब 2 पाद मतलब कितने हो गए? 12 अंगुल। तो 12 अंगुल का 1 विलस्त हो गया। 1 विलस्त मतलब इतना।
ठीक है। और 2 वीत का, ये हाथ लगा के देख देना, ये यहां से कोहनी से लेकर के ये कहां तक जाता है, एक तरागुनी तक जाता है। मतलब हाथ, 2 विलस्त का एक हाथ, तो एक विलस्त में कितनी उंगलियां है, 12 उंगलियां है, तो एक हाथ में कितनी उंगलियां हो जाएगी, 24 अंगुल हो जाएगा। एक हाथ कितने अंगुल का है, 24 अंगुल का। तो एक घनांगुल था इसके पहले के कांडक में, और यहाँ पर एक हाथ हो रहा है, तो कितना गुना बढ़ रहा है ये, लंबाई में 24 गुना, मोटाई में 24 गुना, और चौड़ाई में 24 गुना। ठीक है, क्षेत्र इतना बढ़ गया। चलिए अब 5वें कांडक में क्या कह रहे हैं, तह गाउअम्हुत्थत्तो। गाउ मतलब गव्युति, गव्युति कहते हैं कोस को, गव्युति किसे कहते हैं, कोस। तो एक हाथ से लेकर के अब 5वां कांडक का कहां से शुरुआत होगी, चौथे कांडक के उत्कृष्ट से, मतलब एक हाथ से लेकर के एक गव्युति अर्थात एक कोस उत्कृष्ट हो जाएगा। तो एक कोस उत्कृष्ट है। और मुहूर्त मुहूर्तंतो, मुहूर्त अंतो मतलब अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त कहा होगा, 5वां कांडक का काल का उत्कृष्ट प्रमाण होगा। तो 5वें कांडक में कितना होगा, अंतर मुहूर्त होगा। क्लियर है। तो पृथक्व आवली से लेकर के अंतर मुहूर्त तक पहुंच गया। अगला, जोयन भिन्न मुहूर्तम, जोयन और भिन्न मुहूर्तम। तो जोयन, 6ठे कांडक में जोयन मतलब 1 योजन, और अंतर मुहूर्त से भिन्न मुहूर्त, भिन्न मुहूर्त मतलब मुहूर्त से ज्यादा, वो हो जाएगा काल 6ठे कांडक में। अब भिन्न मुहूर्त मतलब और भी हो जाएंगे। अब आगे कितना है 7वें कांडक का, दिवसंतो पन्नवीसंतु। तो ये जो जोयन शब्द जो पहले लगा था, वो जोयन पन्नवीसम को भी लगेगा। पन्नवीसम मतलब 25। तो 7वें कांडक में 1 योजन से बढ़ते बढ़ते 25 योजन तक चले जाएंगे, और 25 योजन का क्षेत्र बढ़ने के बाद काल कितना बढ़ेगा, भिन्न मुहूर्त से लेकर के दिवस अंतो, एक कुछ कम, एक दिन से कुछ कम, इतना काल में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। तो 7वें कांडक का जो अवधि ज्ञानधारी है, 7वें कांडक का उत्कृष्ट ज्ञानधारी, वो कितना काल जानेगा, कितना काल जानेगा, दीपा दीदी, कुछ कम एक दिन। दीपा दीदी कितना काल जानेगा, चलो अरविंद जी कितना काल जानेगा, अनम्यूट करिए। हाँ, मुन्ना भैया जी, कुछ कम एक दिन। कुछ कम एक दिन मतलब 1 दिन से कुछ कम। ठीक है, 24 घंटे से कुछ कम, इतना जानेगा। चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है सब लोगों को। चलिए अब यहां तक की बातें किसी को, हाँ अरविंद जी प्रश्न है आपका, अनम्यूट किया है, बोलिए। एक योजन जो है 12 किलोमीटर वाला लेने का है, 8 माइल वाला। यहाँ तक, यहाँ पर तो अभी वही लेकर के चलना है, क्योंकि अंगुल नहीं, देखो ये प्रमाण वाला चल रहा है ना, तो प्रमाण अंगुल से ये प्रमाण मतलब महायोजन हो जाएगा, ये छोटा योजन नहीं होगा, ये महायोजन ही होगा। हाँ, ठीक है, मा- क्योंकि अंगुल में हमने प्रमाण अंगुल लिया है, तो प्रमाण अंगुल से ही तो आगे ये योजन बनेगा, कोस बनेंगे, हम्म, जो 500 गुना बड़े हैं, मतलब महायोजन वाली बात होगी यहाँ पर। चलिए अब आगे, भाई किसी का प्रश्न है यहां तक, कुसुम चावला दीदी मुंबई, अनम्यूट किया है। वंदना भैया जी, हाँ ये दीदी, भिन्न मुहूर्त में क्या बताया? 1 मुहूर्त से ज्यादा। एक मुहूर्त, अच्छा अर्चना ठीक। दीदी भरूच, भैया जी ये 1 योजन 2000 कोस वाला लेंगे क्या? बड़ा वाला लेंगे ना, क्योंकि आपने अंगुल प्रमाण वाला लिया है। हाँ, तो 2000 वाला लेंगे मतलब। हाँ, जी भैया। क्योंकि ठीक है। सभी चीजें गुणाकार वही रहेगा 24 का, 24 अंगुल का एक हाथ, किंतु अंगुल कौन सा, प्रमाण वाला, हाथ कौन सा, प्रमाण वाला। तो कोस भी ऐसे? एक मिनट फिर से, हाँ कोस भी वही होगा, कोस भी वैसे ही होगा, सारे सारे डायमेंशन प्रमाण अंगुल से होंगे। अब अंजू दीदी, चलिए आचार्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं।
पोस्टिंग दे रहा हूँ। ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महामुनि राज की जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। पंकज जी, मेरी एक जिज्ञासा थी। हाँ तो जो पूर्वांग और पूर्व की जो स्थिति अपन निकालते हैं वो अपन कैसे निकालेंगे? क्योंकि मुझे आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व वर्ष की आयु थी, तो 84 लाख पूर्व वर्ष की उनकी जो आयु थी उसमें 1 लाख पूर्व वर्ष निकालना हो या एक पूर्व निकालना हो तो पहले अपने को पूर्वांग निकालना पड़ेगा। तो पूर्वांग का क्या गणित है? 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग बताया। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग। हाँ जी, और 84 लाख पूर्वांग का बराबर एक पूर्व। बिल्कुल ठीक, तो उसका वर्ग हो जाता है। हाँ, माने 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व हुआ, माने इसको अपन यूं कहेंगे ना, 84 लाख पूर्व गुना 84 लाख पूर्व बराबर एक पूर्वांग। 84 लाख वर्ष गुना 84 लाख वर्ष, इतना एक पूर्व हो जाएगा। 84 लाख वर्ष हम्म, गुना 84 लाख वर्ष, ये एक पूर्व हो जाएगा। ये एक पूर्व होगा ना? हाँ जी। हाँ, तो आज मुझे एक आचार्य श्री के प्रवचन से जो सुनने में आया, उन्होंने पूर्वांग का गणित यूं बताया कि 84 लाख वर्ष गुना 84 लाख वर्ष बराबर एक पूर्वांग बताया। अच्छा, पूर्वांग तो उतना बताया, हाँ? पूर्वांग में उतना बताया है, बट 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं एक जगह पर उसका चार्ट है, धवलाजी का चार्ट है इसके बारे में, हमने पीडीएफ में भी एक जगह पर रखा था, जैसे बादाल पनट्टी वगैरह आता है तो वहां पर रखा था, मैं उसको निकाल करके भेजता हूँ गुरुदेव आपको उसके प्रमाण के लिए। तो अभी मैं कैसे समझू इसको, इस पूर्वांग का क्या गणित? अभी तो 84 लाख वर्ष बराबर एक पूर्वांग। हाँ, अभी तो मैंने मेरे बुद्धि में जो अपने अपने जो पढ़ाई से जो निकाला था वो मैंने आपको बता दिया कि 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है। ये बट इसका मैं धवलाजी का चार्ट बना हुआ है, मैं आपको भेजता हूँ गुरुदेव, जी जी, क्लास के बाद भेजता हूँ। हो ठीक है, चलिए। हाँ अंजू दीदी बोलिए। जी भैया जी, वंदना भैया जी, नमस्ते आचार्य श्री। भैया जी, ये समझ में आ रहा है गणना पूरी? हाँ जी अंजू दीदी बोलिए। जी भैया जी मेरी जेठानी जी ने भी उपवास किए हैं, 11 उपवास उनके लगातार, ये 5वां वर्ष है। अच्छा, चलिए आप हाँ जी, बोलिए, प्रश्न बोलिए। जी भैया जी, ये चीजें समझ में आ रही है कि जैसे प्रथम जो उत्कृष्ट कांडक जो प्रथम रहेगा उसमें हमारा घनांगुल का संख्यात्मक भाग ऐसे ध्रुव और अध्रुव रूप से संख्यात असंख्यात ऐसा होकर के फिर एक एक की वृद्धि की। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जैसे दूसरे का जो उत्कृष्ट आया फिर वो घनांगुल का फिर कुछ कम आवली कैसे हुआ, फिर तीसरे में पृथक घनांगुल कैसे हुआ, फिर एक हाथ कैसे हुआ, ये सिचुएशन कैसे निकाले? ये इस प्रकार से हुआ क्योंकि बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, तो जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ रहा है एक एक प्रदेश के द्वारा बढ़ेगा, असंख्यात घनांगुल के असंख्यात में भाग ध्रुव वृद्धि अध्रुव वृद्धि करते 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 तो एक एक वृद्धि के साथ में एक एक समय बढ़ गया, और वो कांडक इतना बड़ा है, कितना बड़ा है कि जब तक वो समय यहां से यहां तक नहीं जाता है, जैसे चौथा कांडक है आवली से पृथक आवली तक नहीं जाता है, तब तक चौथा कांडक चल रहा है। आवली से पृथक आवली तक। अच्छा, पृथक आवली में क्या लेंगे भैया? में एक समय बढ़ जाएगा, हाँ, फिर आवली में 2 समय बढ़ जाएंगे, फिर आवली में 3 समय बढ़ जाएंगे, ऐसे करते करते एक आवली की 2 आवली हो जाएगी, फिर 3 आवली हो जाएगी, फिर 3 से 9 के बीच में कोई भी एक नंबर आएगा, वहां पर तक तो ये चौथा कांडक चलेगा। अच्छा, जी 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 जी, क्लियर? इसी तरह से लेना है। पृथक तो आवली में हमारी 1 3 7 9 ऐसी कुछ भी, ये पृथक घनांगुल जब बढ़ता जाएगा क्षेत्र में तब हमारी आवली इस तरीके से बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल ठीक, क्योंकि वहां पर द्रव्य जो है वो सूचांक बल के असंख्यात विभाग क्रमांक बदलते ही क्षेत्र में एक प्रदेश
बढ़ेगा। और क्षेत्र में घनांगुल के असंख्यात भाग ध्रुव वृद्धि हो जाएगी तो उसके बाद में काल में एक समय बढ़ेगा। तो इस प्रकार से ये घड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है। कब तक चलेगी कांडक की घड़ी, चौथे कांडक की? जब तक क्षेत्र में एक हाथ नहीं होता है और काल में पृथक्त्वावली नहीं होती है। अच्छा, ये चीज तो यहाँ पर लिखी हुई है, उसी से मानना पड़ेगी ना, कि जो हमारे ये सूत्र में जो आया है कि चौथे कांडक के समय एक हाथ इतना तो हमारा क्षेत्र बढ़ेगा और इतना हमारे पृथक्त्वावली, इतना हमारा समय बदलेगा। ये क्षेत्र बढ़ेगा मतलब एक हाथ तक बढ़ेगा, क्योंकि ये उत्कृष्ट प्रमाण दे रहे हैं। हाँ, एक हाथ क्षेत्र तक बढ़ेगा। जी 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 कांडक का उत्कृष्ट प्रमाण दे रहे हैं ये। जी, मतलब ये चीज तो याद रखने वाली होगी ना, इसको निकालने का कोई। अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। 19 कांडक के उत्कृष्ट क्षेत्र और उत्कृष्ट काल याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। आपके ध्यान में ये बहुत उपयोग में आएगी। अवधि ज्ञान के ऊपर आप ध्यान लगा दो और अपने चिंतन में लेकर के आओ। जैसे कर्म प्रकृति का ध्यान करते हैं वैसे अवधि ज्ञान के द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रमाण का भी ध्यान किया जा सकता है, क्यों नहीं? क्योंकि है तो ये सारा शुद्ध ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान का ही तो ध्यान लगा करके श्रेणी आरोहण करनी है या ना? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी बात है। आशीर्वाद रहा, आचार्य जी का आशीर्वाद रहा तो चिंतन में बैठाएंगे। आचार्य से तो आशीर्वाद देकर तो बेहद पुरुषार्थ आपको करना है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और किसी का प्रश्न भाई? और किसी का प्रश्न? क्लियर है यहां तक, 7वें कांडक तक? आगे बढ़े, चलिए। दीपाली दीदी क्लियर है? चलिए अगली गाथा की तरफ चलते हैं। अब 406 गाथा नंबर, उसमें अगले 4 कांडक आ जाएंगे। शेयर कर रहा हूं यहां से। भरहम्मि अद्धमासम साहियमासम च जम्बुदीवम्मि वासम च मन्वलोये वासपुधत्तम च रुच गम्मी। अब यहां पर अगले कांडक के उत्कृष्ट उत्कृष्ट बता रहे हैं। देखिए 8वां कांडक क्या होगा? भरहम्मि। भरहम्मि मतलब भरत क्षेत्र। अब कहां तक जानेंगे? अब देखो कितना बढ़ गया। 25 योजन कहां पर है? शुरुआत 25 योजन से हो गई और 8वें कांड के अंत में कहां पहुंच गए? भरत क्षेत्र तक। भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? सर्वार सिद्धि तत्वार सूत्र का 3री अध्याय। हाँ शोभना दीदी बताइए, भरत क्षेत्र कितना बड़ा है? 45 लाख नहीं, भरत क्षेत्र को में उसे नहीं। ज्योतिबानी दीदी बहुत दिन के बाद बोलिए। ज्योतिबानी दीदी बोलिए। 526 6/19। बहुत बड़ा। 5 6 26 पूर्णांक 6/19 योजन। 6/19 योजन। बहुत सुंदर। तो 526 योजन तो मान ही सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? तो 526 योजन तक आ गए, 25 योजन से लेकर के, ठीक है। और ये काल कहां तक आ गया? काल देखो कहां तक आ गया है? काल आ गया साहिय मासम, आधा मास। आधा मास मतलब 15 दिन। 15 दिन आगे पीछे का जानेंगे। फिर आगे जम्बुदीवम्मी, पहला साहिय और फिर मासमच। मासमच के साथ जीव जम्बुदीवम्मी। तो जम्बूद्वीप भरत क्षेत्र से लेकर जम्बूद्वीप 524 योजन से लेकर के जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप कितना बड़ा है? जम्बूद्वीप कितना बड़ा है अर्चना दीदी? 1 लाख योजन। 1 लाख योजन। तो यहाँ पर जम्बूद्वीप का अर्थ क्या लेना है? 1 लाख योजन। तो 1 लाख योजन लंबाई, 1 लाख योजन चौड़ाई, 1 लाख योजन मोटाई। यहाँ पर गोलाकार वाला नहीं लेना है, ठीक है ना? 1 लाख योजन प्रमाण तक लेना है। तो देखो 9वां कांडक कहां से कहां पहुंच गया? 526 योजन कहा और 1 लाख योजन कहा, ठीक है। कितना फर्क पड़ता है? पूरे जम्बूद्वीप का भरत क्षेत्र कितना भाग है मीनाक्षी दीदी? 190वां भाग। बहुत बढ़िया, 190वां भाग। यह है तत्वार सूत्र सर्वार सिद्धि, ठीक है। 190वां भाग होता है, बहुत बढ़िया।
तो ये 190 गुना बढ़ गया यहां पर अगर देखा देखी में। और माह में कितना बढ़ गया? काल में कुछ अधिक। अर्धमासम हो गया था साह्य मासम। अर्धमासम मतलब आधा माह था, और साह्य मासम मतलब अह्य मासम। इसका मतलब क्या है कि एक माह से कुछ अधिक, एक माह से कुछ अधिक, ऐसा ये 9वां कांडक हो गया। अब 10वें कांडक में क्या है? वासम च मनुअलोए। वास मतलब 1 वर्ष, और मनुअलोए मनुष्य लोक। मनुष्य लोक मतलब कितना हो गया? त्रिशला शादी। मनुष्य लोक कितना बड़ा है? त्रिशला शादी अनम्यूट करो। हाँ, 45 लाख योजन। 45 लाख योजन है। बहुत बढ़िया। तो ये 45 लाख योजन जो है वो मनुष्य लोक है कैसा? गोलाकार है। यहाँ पर गोलाकार नहीं लेना है, यहाँ पर कैसे लेना है? यहाँ पर लेना है लंबाई चौड़ाई मोटाई में 45 लाख 45 लाख 45 लाख। तो 45 लाख का एक घनाकार बना देना, क्यूब बना देना। ठीक है। अब 11वां कांडक। 11वां कांडक में क्या है? जो वासम था, वास पुधत्तम अर्थात वर्ष पृथक्त्व, 3 वर्ष से ज्यादा 9 वर्ष से कम, और रुचगम्मी। रुचगम्मी मतलब रुचकवर द्वीप। रुचकवर द्वीप कितना नंबर का है? रुचकवर द्वीप मीना विनायका दीदी, रुचकवर द्वीप कितने नंबर का है? भैया जी 11वें। 11वां तो नहीं है, 11वें का नाम कुंडलवर है। दीपा उसके दीदी, बाद रुचकवर कौन सा है? 13वां। 13वां है। और रुचकवर में कितने अकृत्रिम चैत्यालय है? 4। 4 अकृत्रिम चैत्यालय है। बहुत बढ़िया। तो ये रुचकवर द्वीप मतलब रुचकवर द्वीप का जो विस्तार हो जाएगा। अब रुचकवर द्वीप का कितना विस्तार होगा? रुचकवर द्वीप का कितना विस्तार होगा, कैसे निकालेंगे? 8वें द्वीप का तो है पता। 8वें द्वीप का पता है कि नहीं पता है? नहीं। हाँ डॉक्टर महीना दीदी, 8वां द्वीप का नंदीश्वर द्वीप का कितना विस्तार है? 164 लाख योजन। 164 लाख आगे पीछे हो रहा है। निर्मल जी कितना है भाई? निर्मल जी कितना है? 163 कोടി योजन लाख 84 एक दिश में लहा। बढ़िया। एक दिश में लहा बहुत महत्वपूर्ण है। 163 कोടി 84 लाख। 8वां समुद्र उससे दुगना, फिर 9वां द्वीप उससे दुगना, फिर 9वां समुद्र उससे दुगना, फिर 10वां द्वीप उससे दुगना, फिर उससे दुगना 10वां समुद्र, फिर 11वां द्वीप उससे दुगना, फिर 11वां समुद्र उससे दुगना, फिर 12वां द्वीप उससे दुगना, फिर 12वां समुद्र उससे दुगना, फिर 13वां द्वीप उससे दुगना, 13वां समुद्र उससे दुगना। कहां तक पहुंच गया भैया क्षेत्र? यहां अगर बैठ रहे हो तो रुचकवर द्वीप तक का जानोगे। क्षेत्र में देखो कितना जान रहे हैं, और काल में आगे पीछे का 1 वर्ष तक का ही जानेंगे। तो काल ज्यादा नहीं बढ़ रहा है। अब देखो क्षेत्र कितना 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 बढ़ रहा है। और ये जितना भी क्षेत्र बढ़ा है वो द्रव्य विकल्प, असंख्यात द्रव्य विकल्प के बाद में एक एक क्षेत्र ही, एक एक प्रदेश ही बढ़ा है। मतलब इस कांडक में अगर हम देखेंगे, मनुष्य लोक से 45 लाख से रुचकवर करोड़ों 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 लाख योजन, करोड़ों योजन का जो हो जाएगा, वो उतना योजन एक एक प्रदेश की वृद्धि होते 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 गया है। मतलब द्रव्य के कितने भेद हुए रहेंगे, है कि नहीं है? क्योंकि द्रव्य के असंख्यात भेद के बाद एक प्रदेश बनेगा। तो ऐसे कितने प्रदेश बनेंगे, तब जाकर के अंगुल बनेगा। अंगुल से फिर पाद बनेंगे, पाद से विलस्त बनेंगे, विलस्त से हाथ बनेंगे, हाथ से धनुष बनेंगे, धनुष से कोष बनेंगे, कोष से योजन बनेंगे। और योजन के फिर 100 योजन, 1000 योजन, लाख योजन, कोड़ी योजन, इतना अरे कितने भेद द्रव्य के जाएंगे, तब जाकर के इतना क्षेत्र हो जाएगा। क्लियर है? तो ये कांडक कितना बड़ा हो जाएगा?
और वर्ष में भी देखिए वहां पर इतने सारे क्षेत्र में असंख्यात असंख्यात प्रदेशों की वृद्धि होने के बाद फिर एक समय बढ़ने वाला है। ऐसे असंख्यात समयों की एक आवली, आवली के बाद फिर सेकंड, सेकंड के बाद मिनट, घड़ी, दिन, दिन के महीने, महीनों के वर्ष, एक वर्ष, ऐसा करते करते सिर्फ एक वर्ष तक चला जाएगा। क्या लग रहा है कि नहीं अद्भुत अवधि ज्ञान। अब चलते आगे 407 नंबर की गाथा। अब अंतिम 8 कांडक हमें बता रहे हैं, तो आज हम 19 कांडकों की चर्चा पूर्ण करने वाले हैं। ये 407 क्रमांक में हमें अंतिम 8 कांडक देशावधि के बताए जा रहे हैं। हाँ जी, यदि कुछ प्रश्न है आपका बताइए। भैया जी, ये कांडक जैसे इतना हो रहा है, जैसे दूसरे में तीसरे में आवली, आवली तो बहुत छोटा सा है, फिर इतने भाव कैसे? मेरे को तो भाव का गणना समझ में नहीं आ रही। जैसे यहाँ तक पहुंचते इतना सारा क्षेत्र जान रहे हैं, रुचिकर द्वीप का योजनों में जान रहे हो, तो उसका कांडक तो बहुत ज्यादा है। और भाव, भाव की भावों को चर्चा ही कैसे नहीं है। जितने द्रव्य विकल्प उतने भाव के विकल्प, मतलब समझ लेना। अभी जो कैसे हो जाते होंगे भैया जी? 11वां कांडक जो देखा, उस 11वें कांडक में तो द्रव्य के जितने भेद है उतने भाव के भेद है। तो भाव को कितना सूक्ष्मता में जानेंगे। और भाव मतलब एक गुण या बहुत सारे गुण, बहुत सारे गुणों को जानना और एक गुण की वैरायटीज को जानना। अब एक गुण की वैरायटी अगर हम देखेंगे तो विचार करने के लिए आप वर्ण का विचार करें। जैसे आप साड़ी वस्त्र खरीदने के लिए जाते हो तो आपको लाल रंग की चाहिए, तो लाल रंग के कितने सारे शेड्स दुकानदार दिखाता है। ये वाला लाल नहीं, ये वाला लाल नहीं, ये वाला लाल नहीं, है तो सारे लाल, किंतु हर एक के शेड्स अलग अलग है। फिर जाकर के एक कुछ तो नजदीक वाला आपके दिमाग में है उसको मिलता है, वो भी जाकर के बाहर धूप में देख, अरे ये वाला वो नहीं, ये नहीं, वापस करो। मतलब भैया जी, भाव में इतने सारे शेड्स मिलते हैं। ऐसा वो एक वर्ण के एक वर्ण का उतने शेड्स, असंख्यात शेड्स हो जाते हैं। जैसे लेस्या के बारे में कहा ना, एक लेस्या के असंख्यात भेद हो जाते हैं। यहाँ पर तो असंख्यात 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 जा रहे हैं। ये तो बहुत ही मतलब कुछ मतलब विचार में भी नहीं आ पा रहा है कि भाव कैसे है कि एक एक अवधि ज्ञान का विकल्प भावों को कितनी सूक्ष्मता में जानता है, उन गुणों को कितनी सूक्ष्मता से जानता है। जैसे उदाहरण देता हूं मैं, आप लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम सुना है कि नहीं सुना है? सब लोगों ने सुना है। चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ाते कि नहीं चढ़ाते हैं, है कि नहीं? तो उसकी प्रोसेस कभी देखिए आपने कैसे होती है। एक माध्यम रहता है लिक्विड का, और दूसरी साइड में अगर आपकी चांदी की वस्तु के ऊपर सोना चढ़ाना है तो आपकी चांदी की वस्तु वो वहां पर उसमें डुबाई जाती है, उसको एक इलेक्ट्रोड लगाते हैं और दूसरी साइड में सोने की एक पट्टी डाल देते हैं। अब सोने की पट्टी जो है वो धन चार्ज होता है उसके ऊपर, पॉजिटिव, और आपका जो बर्तन है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज से एक एक परमाणु निकल करके वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, क्योंकि ये उसका स्वभाव है। और जाने के लिए मीडिया कौन काम करता है? जैसे हम लोग धर्म द्रव्य कहते हैं, वो धर्म द्रव्य का काम वहां पर इलेक्ट्रोलाइट करता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो जो द्रव वहां पर रहता है, जिस द्रव में ये सब डुबाया रहता है, वो द्रव उसका काम करता है। ये इंजीनियरिंग की प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, केमिकल प्रोसेस। तो वो वहां से एक एक परमाणु खुला होकर के वो पॉजिटिव के साथ निकल के वो निगेटिव वाला उसको अट्रैक्ट करता है और खुद पॉजिटिव बन जाता है। ये कब तक है? ये आकर के बिल्कुल वो परत चढ़ती जाती है, एक एक परमाणु आकर के एक मतलब स्कंद आते हैं। अभी आजकल की भाषा में उसको बोलते कि एक एक परमाणु नहीं, स्कंद के स्कंद आ जाते हैं, और वो स्कंद जो है वो आकर के उस बर्तन के ऊपर चढ़ते हैं, और फिर वो बर्तन जो है वो चांदी के ऊपर पूरे सोने की परत बन जाती है, और हम कहते हैं कि वे सोने का पानी चढ़ाया। तो ये जैसे एक एक को निकाल करके, मतलब एक पहला वाला गुच्छा आया, फिर दूसरा वाला गुच्छा आया, तो उसके गुणों को भी जानेंगे। क्या गुण है उसमें? तो पॉजिटिव वाला यहां से निकल करके उतना चार्ज मिलने पर जब उसको अट्रैक्ट करने वाला जो गुण है वो कितना अट्रैक्शन का गुण चार्ज होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, तब ये यहां से निकलेगा, तब वो सामने वाले पर जाकर के चिपकेगा। चिपकेगा तो कितनी टॉर्क के साथ में चिपकेगा?
कितनी ताकत के साथ चिपकेगा, ये इतने सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं उसके। तो इससे हम लोग बिल्कुल आज के आधुनिक विज्ञान के द्वारा भी हम जान सकते हैं कि एक एक गुणों का जो शक्त्यांश है, वो शक्त्यांश अविभाज्य प्रतिच्छेद कितना माइन्यूट हो सकता है, इसके लिए आधुनिक विज्ञान का सहारा ले सकता है। आधुनिक विज्ञान और कुछ नहीं है, आगम ही है। भले आज के उपलब्ध आगम में उसके बारे में नहीं लिखा है, किंतु आचार्य कहते हैं जो भी आपको आजू बाजू में दिखता है, भले वो शास्त्र में आगम में लिखा नहीं है, पर जो आजू बाजू में दिखता है वो आगमोक्त है, जिसको आप आगम के सिद्धांत लगा सकते हो, वो सारा का सारा सम्यक श्रुत ज्ञान ही है। ठीक है। मतलब जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, पुल बनाने के, इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल बनाने के, ये सब कुछ श्रुत ज्ञान है। ठीक है। आपकी रोटी बनना और बनाना भी श्रुत ज्ञान ही है। आटे का एक कण दूसरे आटे के कण के साथ चिपकता नहीं है, क्योंकि दोनों की जो रुक्षता है, रुक्षता की जो धारा है, जो डिग्री है, वो समान की अपेक्षा से है। जब उसमें पानी डालते हो तब रुक्षता स्निग्धता में बदल आता है और फिर एक दूसरे को चिपक जाते हैं और उससे बनते हैं आटे का गोला। उस आटे के गोले में बेलने के बाद प्रसरण होने की उसमें क्षमता आ जाती है, एक चिपचिपापन उसमें आ जाता है। ये क्या है? ये उसका एक दूसरा गुण हो गया। फिर वो ज्वार की रोटी के आटे में अलग है, गेहूं की रोटी के आटे में अलग है, बाजरी के रोटी के अलग में अलग है, चावल के आटे में अलग है। चावल का आटा अगर पानी डालने पर उसको अगर ऐसे डाल करके आप सिर्फ चम्मच से घुमाओगे तो भी उसका डोसा बन जाएगा, वो अपने आप बिखर जाएगा। ऐसे सभी आटे बिखर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। नहीं। बेलने वाला आटा अलग है, और अगर गेहूं के आटे को अगर आप भाकरी के जैसा, ज्वार की रोटी के जैसा करने जाओगे तो वो होगा क्या? वो नहीं होगा। तो हर एक का अपना अपना गुण है कि नहीं? ये एक एक गुण के असंख्यात असंख्यात भेद है। कितनी चिकनाई, कितनी रुक्षता, कितना बेले जाने पना, कितना वर्ण, गंध, कितने कितने प्रकार है, और इनको सूक्ष्मता में जानना, एक एक अंश में जानना, यही तो सारा ज्ञान है। ठीक है, क्लियर है? जी भैया जी, बहुत अच्छे से। इसका मैंने तो इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ और इतने 30-35 साल से आज इंजीनियरिंग बिजनेस भी कर रहा हूँ। मुझे सब जगह पर मुझे आगम दिखता है। अगर द्रव्यान्वय होगा, अगर आपको उसमें अप्लाई करना है, जगह जगह पर अप्लाई कर सकते हो। रोबोटिक्स में कर सकते हो, सर्वो मोटर्स में कर सकते हो। एक सारी मैग्नेट की शक्तियां है। मोटर कैसे घूमती है? स्टेटर और रोटर के बीच में होता क्या है? कहां गए विजयलक्ष्मी दीदी, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर? क्या होता है उसमें? अभी तो मैंने आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उदाहरण दे दिया। ये सारा का सारा ज्ञान ही है। सब श्रुत ज्ञान में हम पढ़ करके उसको आंखों से, इंद्रियों के द्वारा नहीं देख पाते हैं, फिर भी उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। हाँ, ये ऐसा है, क्योंकि कुछ कुछ हमें एहसास होता है और कुछ कुछ हम विश्वास रख करके उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, आज्ञा सम्यक्त से लेते हैं। अवधि ज्ञान वाले को आज्ञा सम्यक्त के साथ साथ में वो अपने ज्ञान के द्वारा भी देख सकता है। बहुत ही विस्तृत वर्णन है भैया जी। ये बहुत सुंदर। इसको पढ़ते वक्त रोंगटे खड़े होते हैं कि कितना आचार्यों के पास कितना ज्ञान था, और एक एक गाथा में उन्होंने कैसे भर दिया, देखो। चलिए 407 नंबर की गाथों पर कुसुम दीदी, आपका कोई प्रश्न? वंदना भैया जी, नमस्ते आचार्य जी। भैया जी, ऐसा लगता है कि ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर केवल ज्ञान क्या होगा जब अवधि ज्ञान में इतना आ रहा है। अभी अचानक भरत क्षेत्र का जान रहे थे, उतना ही जान रहे थे। अब रुद्रक और द्वीप जो 84,000 योजन विस्तृत है, उसके बारे में कंडक में जानने लगे। भरत क्षेत्र की देखो, भरत क्षेत्र के अंदर अगर जानना है, मैं भरत क्षेत्र तो उन्होंने नाम दे दिया, वहां पर अर्थ है उसका 526 योजन जानेंगे। 526 योजन में और द्रव्य का विकल्प कितना सूक्ष्म होते गया वहां पर। हाँ, वही तो। छोटे से छोटे द्रव्य को जानेंगे, मतलब इतने बड़े भरत क्षेत्र में अगर वो भरत क्षेत्र का आर्यखंड लेंगे, उस आर्यखंड में आज का उपलब्ध सारा विश्व है। तो यहां से अगर मानो बैठे हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की किसी गुफा में, माइन्यूट से माइन्यूट अपने शरीर के एक व्हाइट सेल, सफेद पेशी से भी सूक्ष्म ऐसी कोई वस्तु वहां पर रखी है, तो भी यहां पर बैठ करके जानेंगे। बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो कुछ भी नहीं जानते, ऐसा लगता है कुछ नहीं सकते हम लोग उसको।
बहुत बहुत वो आ रहा है एकदम और अंदर इतना से, होकर आंखें भर के आ रही की इतना ऐसा ज्ञान है, फिर भी इसके बिना भी मोक्ष होता है। अब बोलो, बहुत शुद्ध ज्ञान। ये और भी चीज है। और ये देशावधि ज्ञान का पढ़ रहे हैं अभी हम। हाँ, पर मान लो किसी को परमावधि नहीं होता है, किसी को सर्वावधि नहीं होता है, तो भी मोक्ष तो जाएंगे, मति श्रुति के रस पर जाएंगे। फिर विज्ञान का इतना ही देशावधि में भी इतना हो रहा है, तो परमावधि सर्वावधि में तो बहुत। बिल्कुल, क्योंकि ये सारा कुछ अगर अवधि ज्ञान नहीं हुआ तो भी श्रुति के बाद जो केवल ज्ञान होगा वो केवल ज्ञान इन सब चीजों को जानेगा जी, और बढ़िया बढ़िया जानेगा। और ज्ञान देखो, इतना सब होने के बाद, इतना सब पढ़ने के बाद में गुरुदेव कहते हैं, अरे भाई ज्ञान तो ज्ञान है, वो तो छूट जाएगा, वापस मिल जाएगा। महत्व है रत्नत्रय के लिए आचरण चारित्र, वो कितना पाया। जिंदगी भर जाकर के पढ़ाई करी, पर जाकर के राग द्वेष को अगर कम नहीं किया तो भव का सार्थक क्या हो गया। ज्ञान भैया जी, इंजीनियरिंग तो बहुत हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी तरह स्वाध्यायी तो कोई नहीं है ना, तो वो लगा नहीं सकते ना आगम का ज्ञान अपने। ये श्रद्धान की बात है कि जहां पर आपको साइंस दिखाई दिया, कर्म सिद्धांत में जब साइंस दिखाई दिया, तो ये साइंस जानने वाले हमारे महावीर भगवान कितने ग्रेट होंगे। इसका मतलब है ये रास्ता ही सही रास्ता है, बस ये इसको समझता है। चलिए, कुसुम छाबड़ा दीदी कलकत्ता से, मुंबई में दोनों कुसुम छाबड़ा दीदी है, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। मैं भी यही बोलने वाली थी जो कुसुम दीदी ने बोला अभी, कि जैसे आपको इंजीनियरिंग की नॉलेज है और ये नॉलेज भी है, तभी आप कर पाते, कंपेयर कर पाते हैं। वो आनंद है। हर लोग तो नहीं कर पाते, हर एक को तो ये मालूम नहीं है। बट देखो, अगर कोई इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है तो भी इसका आनंद तो ले ही सकता है, अगर हम जितना विचार करेंगे, क्योंकि रोटी का उदाहरण भी उतना ही सूक्ष्म है जितना इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है। नहीं, आपको अधिक मालूम है ना, इंजीनियरिंग भी मालूम है और ये भी उतना ही मालूम है। रोटी बनाना उतना नहीं मालूम दीदी, अभी तक रोटी बना नहीं सकता मैं। अरे आप तो भी रोटी क्या, बाजरे की रोटी क्या, सारी रोटियां बना चुके देखी हुई। अच्छा भैया, एक और बात भैया जी, ये जो इनमें ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम में कौन ये अवधि ज्ञान जान पाएंगे? देवलोक? नहीं, अभी तक तो रुको, देवलोक तो सिर्फ मध्यम जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत में देखा था हमने, जगन्य कौन जानता है? मनुष्य तिर्यंश। कौन ये सारे मध्यम वेद चल रहे हैं। मध्यम कौन जान सकता है? देव नारकी जान सकते हैं। नारकी भी इतना नहीं जानेंगे जितना देव ज्यादा जानेंगे मध्यम के भेद को। आगे आगे वाले जो कांडक है मध्यम के, वो देव जान पाएंगे। अच्छा, वो जानने के पश्चात फिर उत्कृष्ट देशावधि है, वो तो सिर्फ मुनिराज ही जानेंगे, बिना संयम के उत्कृष्ट देशावधि नहीं होता। और परमावधि चर और सर्वावधि तो बिना अंतिम भव के मुनिराज के सिवा किसी को नहीं होता, और सभी मुनिराज को भी नहीं होता, किन्हीं किन्हीं को ही होता है। बहुत विशेष प्रावीण्य चाहिए, इसीलिए तो उसको रिद्धि कहा है, इसीलिए तो इसको रिद्धि कहा है। चलिए, देशावधि के अंतिम 8 कांडक। संखेज्जपमे काले दिवसमुद्दाहवन्ति संखेज्जा कालम्य असंखेज्जे दिवसमुद्दा असंखेज्जा। जहां काल संख्यात वर्ष प्रमाण होता है, संखेज्जपमे काले। अब इसका जो चार्ट है, आज सिर्फ हम चार्ट करेंगे, इसकी चर्चा कल करेंगे। चार्ट को देख लेते हैं। चार्ट देख लेते हैं, क्या कह रहे, देखो आचार्य श्री। एक मिनट, मैं यहाँ चार्ट तक पहुंचू, आप लोगों को चार्ट दिख रहा है गाथा की अपेक्षा से। संख्येच्चपम काले, अर्थात जहां काल संख्यात वर्ष प्रमाण होता है, वहां क्षेत्र कितना होता है? संख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण होता है। तो 12वां कांडक अगर हम देखेंगे, 12वें कांडक में रुचकवर द्वीप से एक एक क्षेत्र प्रदेश बढ़ते 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 संख्यात द्वीप समुद्र, मतलब पूरा मध्यलोक नहीं, पूरे मध्यलोक में असंख्यात द्वीप समुद्र है। ये संख्यात द्वीप समुद्र तक 12वां कांडक जा रहा है। और काल भी कहां तक जा रहा है? पृथक्व वर्ष से संख्यात वर्ष तक जा रहा है। तो आचार्य श्री यहां पर गाथा में कह रहे हैं कि जहां पर काल संख्यात वर्ष प्रमाण होता है, वहां क्षेत्र भी संख्यात द्वीप समुद्र प्रमाण होता है।
और जहां पर काल असंख्यात वर्ष प्रमाण हो जाता है वहां क्षेत्र भी असंख्यात द्वीप समुद्र, आगे का जो 13वें कांडक से देखेंगे तो असंख्यात द्वीप समुद्र हो जाता है। ठीक है। अब विशेष यहां पर एक है कि द्रव्य के भेदों में अगर हम देखते जाएंगे तो अब यहां पर 13वें कांडक में, इसके पहले हम लोगों ने ये गाथा देखी थी। क्या गाथा देखी थी कि मध्यम भेदों में आपको जब नीचे 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 के विकल्पों में जाओगे तो विसृसोपचय सहित तेजस शरीर मिलेगा, विसृसोपचय सहित कार्बन शरीर मिलेगा। अब वो बात यहां पर आ रही है कि 13वें कांडक का उत्कृष्ट द्रव्य जो है वो विसृसोपचय सहित तेजस शरीर है। और विसृसोपचय सहित तेजस शरीर जानने वाला जीव, इतना सूक्ष्म जानने वाला जीव क्षेत्र में कितना जानता है? असंख्यात द्वीप समुद्र जानता है। और काल में कितना जानता है? असंख्यात वर्ष प्रमाण आगे पीछे जानता है। तो क्या रहेंगे? देखो 13वां कांडक जो जानेंगे वो अवधि ज्ञानी इतना सूक्ष्म कि किसी के विसृसोपचय के साथ में तेजस शरीर को देख पाएंगे। 14वें कांडक वाले और सूक्ष्म में चले जाएंगे, विसृसोपचय सहित कार्बन शरीर देख पाएंगे। मतलब किसी के सत्ता में पड़े हुए कार्बन वर्गना को देख पाएंगे। विचार करके देखो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्वयं के भी आत्मा में लगे हुए कार्बन शरीर क्या है? 8 कर्मों का अपनी आत्मा में लगा हुआ पुंज, वो देख पाएंगे और उसके साथ विसृसोपचय को भी देख पाएंगे। और पहले के जो तेजस शरीर को जानने वाले जितने असंख्यात द्वीप समुद्र थे उसका असंख्यात गुना द्वीप समुद्र ज्यादा जानेंगे और वर्ष भी असंख्यात गुना और ज्यादा जानेंगे। अब यहां से आगे कांडक में असंख्यात असंख्यात गुना क्षेत्र और काल में वृद्धि होती जाएगी। कार्बन शरीर जानने के बाद में आगे 15वें कांडक में अकेली तेजस वर्गना को जानेंगे। 16वें कांडक में अकेली भाषा वर्गना को जानेंगे। भाषा वर्गना से लेकर के शब्द कैसे बन रहे हैं इस चीज को जानेंगे। उसके पश्चात 17वें कांडक में मनोवर्गनाओं को जानेंगे, अर्थात जो 8 पंखुड़ी वाला द्रव्यमन हम लोग नहीं देख पा रहे हैं वो उन वर्गनाओं को आकर के, जैसे बुलबुले आते हैं और बनते हैं, वो आकर के जैसे आप लोग जो फेन रहता है, क्या बोलेंगे आप मराठी में? फेस बोलते हैं, फोम, छोटे छोटे बुलबुले आकर के बड़ा फेन बन जाता है। वैसे ये मनोवर्गनाएं, झाग झाग मनोवर्गनाएं आकर के द्रव्य मन को बनाए रख रही है और द्रव्य मन से एक एक वर्गनाएं जो है उसके अंदर छूट रहे हैं, ये भी देख पाएंगे। द्रव्य मन को बनते और बिगड़ते देख पाएंगे। 18वें कांडक में कार्बन को एक समय प्रबद्ध, एक समय में बंधने वाली कार्बन वर्गना को देख पाएंगे। और ये रहा 18वां कांडक, अर्थात द्विचरम भेद का जो उत्कृष्ट है वो द्विचरम भेद यहां पर 18वें कांडक का उत्कृष्ट हो जाएगा। और 19वां कांडक जो है वो कार्बन वर्गना को ध्रुवहार से भाजित करके उत्कृष्ट देशावधि का जो भेद है वो जानेगा। देख लेना, असंख्यात द्वीप समुद्र को, असंख्यात द्वीप समुद्र को, असंख्यात द्वीप समुद्र को 18वें कांडक तक जाना, किंतु 19वें कांडक में संपूर्ण लोक को जाना। असंख्यात द्वीप समुद्र कितने में आएंगे? 1 राजू से भी कम में आएंगे। और ये 343 घनराजू को जान रहे हैं, कितना गुना ज्यादा जान रहे हैं। और वर्ष काल एक समय कम पल्ले को जानेंगे, एक समय कम। कल जैसे हमने चर्चा की थी, आगे की चतुर 24 में से कुछ तीर्थंकरों के साक्षात कल्याणकों को भी देख पाएंगे। इस प्रकार से ये 8 कांडक अंतिम और इसके साथ में 19 कांडक, इसकी चर्चा यहाँ पर होती है। इसके बारे में और थोड़ी सी चर्चा है वो हम कल करेंगे, किंतु चार्ट जो है 19 कांडक की यहाँ तक हमने आज पूर्ण कर ली है। ठीक है डॉक्टर मैना दीदी, आपका कुछ प्रश्न है? पूछिए। मैं तो ये पूछ रही हूँ कि ये जो इतने इस तरह के ऋषि कौन थे जिनको इतना ज्ञान था? अवधि ज्ञानी ऋषि नाम तो मिल जाएंगे। और पंचम काल में ऐसे अवधि ज्ञान ऐसे ऋषि हुए हैं जो कि मतलब जिनमें इतना ज्ञान था। मतलब इसको आगम खंगालना पड़ेगा कि किसी किसी का नाम आ रहा है। गंधर्व भगवान को तो है। हाँ, उनको तो होगा ही, वो तो सब गंधर्वों को है, उनको तो होगा ही होगा। गजब है बाबा, सब गंधर्वों को तो है।
उनको तो हो गए। ठीक है, चलिए अंजलि दीदी। नहीं, मेरा भी थोड़ा प्रश्न उसी तरीका का है कि अवधि ज्ञानी इतना जानता है तो सर्वावधि कितना, परमावधि और सर्वावधि कितना जानता होगा, तो केवल ज्ञान और इसमें क्या फर्क रह गया? बहुत फर्क है, क्योंकि यहाँ पर प्रकृति सिर्फ है पदार्थ की बात चल रही है और सिर्फ लोकाकाश के अंदर की बात चल रही है। लोकाकाश के बाहर का भी आकाश द्रव्य जो है, उस आकाश द्रव्य को भी केवल ज्ञानी जानेंगे, बाकी के 5 द्रव्य को भी जानेंगे। लेकिन उस आकाश द्रव्य में तो कोई द्रव्य है ही नहीं है। आकाश बाहर लोग, द्रव्य तो है। सिर्फ आकाश द्रव्य तो ही है ना। तो आकाश द्रव्य है मतलब वो आकाश द्रव्य के गुण पर्याय, उसके सारे गुण, उनके अविभाज्य प्रतिच्छेद, वो सारे हैं। लेकिन यही सब कुछ। समझने के बाद ऐसा लगता है फिर केवल ज्ञान तो क्या होगा? हाँ, यही कर सकते हो। और वो केवल ज्ञान क्या होगा? वो केवल ज्ञान होने के बाद ही पता चलेगा, तब तक तो कोई नहीं बता सकता, तीर्थंकर भगवान भी नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि उसका अनंत भाग जो है वो अनभिलप्य है, वो कहने के योग्य ही नहीं है, व्यक्त करने के योग्य ही नहीं है, वो सिर्फ अनुभव करने के योग्य है। ये सर्वावधि, सॉरी, सर्वावधि जानने वाला जो मुनि महाराज जो रहेंगे, क्या वो सिद्धशिला तक वो भी जान सकते हैं फिर अभी संपूर्ण वहां पे बैठे हुए? अरे तो क्योंकि तीन सर्वावधि लोग पूछे वो पूरा दुष्ट देशावधि सारे जो है वो संपूर्ण लोक को जानते हैं। तो संपूर्ण लोक मतलब क्या, वातवलय तक सारे आ गए। नहीं नहीं, भाव भाव के रूप में भी ये तो द्रव्य क्षेत्र काल के हिसाब से हो गए, लेकिन भाव की अपेक्षा। भाव की अपेक्षा से देखा तो जितना द्रव्य के प्रमाण सूक्ष्म होते गए हैं, भावों के प्रमाण भी तो सूक्ष्म होते गए हैं। बट भाव का अर्थ जीव के भाव मत लेना, भाव का अर्थ रूपी पदार्थ के भाव, रूप रस गंध वर्ण जो होते हैं, वो वाले जो भाव है उनकी चर्चा यहाँ पर है। नहीं तो आप बोलोगे कि सिद्ध भगवान के भावों को जानेंगे, वो नहीं जानेंगे, वो तो केवल ही जानेंगे। अच्छा, ठीक है, चलिए। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। चलिए, अब कल यहां से आगे कांडक जो अभी हमने देखे हैं, 19 कांडक, उन 19 कांडकों की ध्रुव और अध्रुव वृद्धि, इनके बारे में गाथाएं बताएंगे। और वो जो है वो बिल्कुल गणित के द्वारा बताई जाएगी। ज्यादा गणित नहीं है, थोड़ा सा गणित है। तो कल एक माला ज्यादा जप करके आ जाना, ठीक है? चलिए। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति का आयोजन। हाँ, एक मिनट, शुरू करने से पहले दीपाली दी, आप कुछ पूछना चाहती है? बोलिए। क्षेत्र में हम लोगों ने जघन्य में घनांगुल का असंख्यत्व भाग लिया है और क्षेत्र वृद्धि बोल रहे हैं, एक एक प्रदेश बढ़ेगा और लेते हुए हम घन ले रहे हैं, क्यूब ले रहे हैं, मतलब क्यूबॉइड क्यूब क्यूब ही ले रहे हैं। तो एक क्षेत्र बढ़ने से वो नेक्स्ट क्यूबॉइड नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए फिर वापस मतलब 8 तो कम से कम क्षेत्र बढ़ने चाहिए ना, तो नेक्स्ट बढ़ेगा ना। नहीं नहीं, देखो, एक प्रदेश जब बढ़ रहा है तो घनांगुल में एक क्षेत्र में एक प्रदेश बढ़ रहा है, मतलब एक प्रदेश चौड़ाई में बन रहा है, एक लंबाई में और एक मोटाई में, इसी प्रकार से लेना पड़ेगा। क्योंकि क्षेत्र हमेशा घनाकार लिया जाता है, क्योंकि अवगाहना की चर्चा चल रही है और अवगाहना जो है वो हमेशा 3 डायमेंशनल होगी, मतलब एक प्रदेश तीनों डायमेंशन में बढ़ेगा, इस प्रकार से लेना पड़ेगा। 8 नहीं चाहिए उसके लिए, 8 प्रदेश नहीं चाहिए, 3 चाहिए। नहीं नहीं, 8 प्रदेश नहीं, एक प्रदेश। देखो, पहले लंबाई में अगर घनांगुल, क्योंकि ये संख्या है, पहले घनांगुल की असंख्यात्मक भाग को अगर आकर्षक दृष्टि से मानेंगे कि 100 प्रदेश बैठते हैं लंबाई में, 100 बैठते हैं चौड़ाई में और 100 बैठते हैं मोटाई में, तो अब 101 बैठेंगे चौड़ाई में, 101 लंबाई में, 101 मोटाई में, इस प्रकार से लेना। चलिए। अतः प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियायाम शुद्ध भक्ति का आयोत्सर्ग करो में हम। नमो अरहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्झायानम, नमो लोये सब साहुनम चत्तारि मंगलम अरहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहंत शरणं पवज्जामि सिद्ध शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवज्जामि जावन्तानं भयवन्तानं पज्यवासं करेमि तावकालं पावकमं दुच्चर्यं वोत्सरामि।
साम्यम जिनवरे तेरे केवली अनंत जिने नरपवर लोय मह्ये विर्यमले महपन्ने लोय सुज्जये रे धम्मं तीर्थंकरे जिने वंदे अरहन्ते कीर्तिसे चौविसं चैव केवलिनो श्रुतमपि जिन्वर्वीतं गणधरचितं द्वैनैकवेदस्थम् अङ्गाङ्गबाह्यभावितमनन्त विषयं नमस्यामि इच्छामि बन्ते सुरभक्ति कौस्तुकौसालचौ अंगोवंगपैनय पाहुड़य पर्यम सुत्तपड़माणि ओगपुवगै चूलिया चैव सुत्तत्रयतु इदं कहाय्यं नित्यकालम् अंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखकौमोहिलाहो सुगै गमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। बोले अर्मुकोद्वादशांग मई शुद्ध माता की जय, साक्षात सरस्वती स्वरूपा जगन्माता ज्ञानमती माता जी की जय। सभी व्रती प्रतिभाधारियों को मेरी वंदना, तपस्वियों को वंदना, बाकी सभी के लिए जय जिनेन्द्र। भव्यात्मा आपसे मुलाकात होगी आप ही के रत्नत्रय ज़ूम चैनल पर आज शाम को 7:45 बजे और आगे पढ़ने के लिए श्री वीर वर्धमान महावीर भगवान के भव को। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र। दशमी खेलने जाएंगे।